आज जो हमारा गांव का मेन जो पलायन हो रहा है उसमें मैं स्वास्थ्य को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ। बिल्कुल। कारण मैं इसका बताना चाहूँगा, देखिए शुरुआत हम बच्चे से करते हैं, उसके लिए आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे गांव में रखी हुई है, एएनएम रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं जी। लेकिन जो अचानक किसी की अधिक ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो उसको जो हमारे रानीखेत से, हमारे गांव से रानीखेत पड़ता है लगभग मैं मानता हूँ कि 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। तो हम जैसे वहाँ हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमको सीधे सीधे बाहर के लिए बोल दिया जाता है। मैं भी इसको नाकामी मानूंगा। मैं भी खासकर मैं अपनी ग्राम पंचायत की बात करूंगा जी, क्योंकि मैं अपनी ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। मेरी ग्राम पंचायत में एक ही प्राइवेट स्कूल है और आज वहाँ करीब 100 बच्चे हमारे इस ग्राम पंचायत से जाते हैं जी। और जो इसकी नाकामी है मैं सरकार के ऊपर कहूँगा। रिखोली का विद्यालय के बारे में 3 साल से कहते हुए आ रहा हूँ, लिखित में भी कह दिया है, मौखिक में भी कह दिया, सर विद्यालय टूटने की स्थिति में है, मैं पंचायत घर में चला रहा हूँ और इसको मैं अपनी भी नाकामी मानूंगा कि मैं अपने कार्यकाल के होते हुए उस विद्यालय को सही नहीं कर पा रहा। वही मेरे को हमारा खड़गोली स्कूल है, आज के टाइम में देखिए बरसात की वजह से बिल्कुल टूटने की स्थिति में जी। और जब जहाँ बच्चे सेफ नहीं होंगे तो उनके पेरेंट्स को चिंता नहीं होगी अपने बच्चों की, बिल्कुल चिंता होगी। कई तरह के केस हो रहे हैं, शौचालय में बच्चे जाते हैं तो शौचालय गिर जाता है जी। तो वही सेम स्थिति हमारे गांव में भी है जी, सेम स्थिति हमारे गांव में भी। और कैमरा बोल रहा हूँ मैं, खासा कल को मेरी लाइफ को भी खतरा हो सकता है जी। इसका कहीं ना कहीं हमारे निजी व्यक्ति है जो हमारे गाँव के हैं जी, बाहर के व्यक्ति को क्या पता यहाँ कितनी नाली जमीन है, क्या नाली जमीन है। जो हमारे गाँव के खुद के लोग हैं जो जमीन बेच रहे हैं, उन्होंने सोचा कि मैं बाहरी व्यक्ति को जमीन दे रहा हूँ तो 1 या 2 नाली से ज्यादा रजिस्ट्री ना करूँ जी। वो क्यों 5-10 नाली की रजिस्ट्री क्यों करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमको सबसे दिक्कत, तो हम कार नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा व्यक्तिगत आदमी को चाहते हैं जो बिल्कुल जो निर्धन है वो चाहते हैं हमको आवास मिल जाए। अब जो बीपीएल कार्ड उसके पास है नहीं तो उसको आवास कैसे देंगे? तो उनके लिए बीपीएल कार्ड की मान्यता खत्म कर दी जाए। दूसरा कुछ हमारे जो समाज कल्याण से महिलाओं को विकलांग लोगों मिलती है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलती है। अब एक चीज बताइए, कोई महिला 60 साल में 70 साल में विधवा हो रही है जी, अब उसकी विधवा पेंशन लगनी है तो उससे आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अब बताइए वो कैसा आय प्रमाण पत्र देगी, बताइए आपको। तो मैं आज सबसे पहले हेलो कुमाऊं की टीम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने सबसे पहले जो आपका शीर्षक है कहानी का कि गांव बोलता है, वाकई में गांव बोलता है, उसका आपने जो शीर्षक रखा है बहुत अच्छा रखा है। और उसके लिए जो सबसे पहले आपने मेरा ग्राम पंचायत झलोड़ी चुना है, उसके लिए मैं हेलो कुमाऊं और हेलो कुमाऊं की जितनी भी टीम है उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपने आज एक ग्राम पंचायत ली है, आप कई ग्राम पंचायतों को लीजिए, हर जगह की हर अलग समस्याएं हो सकती हैं, तो इसलिए मैं आपका हेलो कुमाऊं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार पहलाग, मेरा नाम है नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो कुमाऊं की खास सीरीज गाँव बोलता है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही नज़दीक है और ये चुनाव बहुत ही अहम इसलिए भी है क्योंकि यह तय करता है देश का प्रधानमंत्री। लेकिन आप अपने सांसद का चुनाव कैसे करें ये उससे भी अहम हो जाता है। हम आपकी ये परेशानी थोड़ी सी आसान करने वाले हैं, क्योंकि हम आज से लेकर लोकसभा चुनाव तक का होंगे उत्तराखंड के अलग अलग गाँवों में, जहां से हम आपको रिपोर्ट देंगे कि पिछले 5 सालों में विकास की राजनीति हुई है या फिर सिर्फ और सिर्फ इसका बोलबाला हुआ है। तो आज हम जा रहे हैं दोस्तों ताड़ीखेत ब्लॉक के एक गांव में जिसका नाम है गांव सखोला। तो सखोला में हम जाएंगे और वहाँ पर जाकर देखेंगे कि यहाँ पर कैसी हैं व्यवस्थाएं, कैसी हैं सुख सुविधाएं और जो हमारे जो मूल अधिकार हैं, मूल सुविधाएं हैं जो हर एक नागरिक को मिलनी चाहिए, क्या वो मिल पा रही हैं या नहीं। समस्या चाहे पानी से जुड़ी हो, समस्या चाहे कृषि से जुड़ी हो, रोजगार से जुड़ी हो या फिर पलायन से, हम सभी रिपोर्टों को रखेंगे आपके समक्ष हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव बोलता है। गांव बोलता है कि आज के खास एपिसोड में आपको कहानी बता रहे हैं एक ऐसे ग्राम प्रधान की जिन्होंने न सिर्फ अपने गांव को विकास की राह दिखाई बल्कि गांव के हर एक परिवार का एक सदस्य के भांति ख्याल रखा। ग्राम झलोड़ी के ग्राम प्रधान राजेश कुमार का मानना है कि जब गांव खुशहाल होंगे तभी पूरे राष्ट्र का विकास संभव है। राजेश कुमार बताते हैं कि उन्होंने अपने गांव में आमजन की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया, जैसे स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, साफ और पक्के रास्ते आदि। उन्होंने कृषि विभाग की मदद से गांव में न सिर्फ कृषि को बढ़ावा दिया बल्कि लगातार बढ़ रहे पलायन के लिए भी योजनाएं बनाई। आइए बात करते हैं ग्राम झलोड़ी के ग्राम प्रधान राजेश कुमार जी से।
दोस्तों, गांव बोलता है कि पहले एपिसोड में आज हम पहुंचे हैं विकास खंड तानीखेत के ग्राम सभा झलोड़ी में, और ग्राम सभा झलोड़ी के अंदर तोक सखोला में अभी हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान राजेश कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है सर, बढ़िया है। अच्छा, गांव बोलता है जो हमारे एक खास कार्यक्रम गांव बोलता है आप देख रहे हैं, और इसमें गांव की जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं, गांव से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि किसी भी गांव के विकास में जो अहम भूमिका होती है वो होती है वहाँ के ग्राम प्रधान की। अगर ग्राम प्रधान जागरूक है तो वह अपने गांव का विकास जो है वो बहुत ही जल्दी करता है, और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ ग्रामवासियों तक पहुंचा पाता है। अगर ग्राम प्रधान जागरूक नहीं है तो उसे इन योजनाओं का लाभ कैसे लेना है, इसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो ग्राम प्रधान राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो राजेश जी आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 4 साल का आपका कार्यकाल जो है वो अब समाप्ति की ओर है, 1 साल लगभग और इसमें बचा हुआ है। तो पिछले 4 साल में कौन कौन से ऐसे विकास कार्य गांव में हुए हैं आपके द्वारा जो आज आप हमारे दर्शकों के सामने और समस्त ग्रामवासियों के सामने रखना चाहेंगे? धन्यवाद नीरज जी। देखिए, जैसे कि मैंने काफ़ी बार सुना है, देखा है कि जो इस वक्त पहाड़ों में जो बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है वो हेलो कुमाऊं की टीम काम कर रही है। कभी मैं भी सोचता था कि यार हेलो कुमाऊं को मैं उनके पास जाऊं और अपनी गांव की जो कुछ मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में कहने का प्रयास करूं उनसे। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप आज मेरे गांव में यहाँ पर पहुँचे हैं और आपने मेरे से कल रात ही कहा कि हम कल आपसे मिलने आ जाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं सबसे पहले मैं हेलो कुमाऊं का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप बेसिक रूप से तो हम प्रधानों के साथ धरातल पर जो काम कर रहा है वर्तमान में तो एक आप लोग कर रहे हैं। धन्यवाद सर। दूसरी बात, आपने जो हमें बताया कि अभी 4 साल में हमने यहाँ पर क्या क्या काम किए हैं ग्राम सभा झलोड़ी के अंदर में, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 2019-20 के अंत में हम लोग ग्राम प्रधान बने। तो जैसे हम ग्राम प्रधान बने तो हुआ कि हमको 5 या 6 महीने काम करते करते हो रहा था, तो तुरंत कोरोना काल आ गया जी। कोरोना काल इतना बड़ा रहा कि 1.5 साल तक का हम लोग फील्ड पे कोई वर्क नहीं कर पाए। वैसे तो हमने तन से जो हमारे भाई लोग बाहर थे, घर पर आ रहे थे, उनके लिए हम कई काम कर रहे थे, लेकिन जो धरातल पर एक्चुअल जो जमीन पर काम हो रहा था वो बिल्कुल बंद हो गया था, नील हो गया। 2022 में फिर हमने धीरे धीरे हम पटरी पर आते रहे, गाँव वाले आते रहे, तो काम करते रहे। तो मैं आपको तेजी से बताना चाहूँगा कि हमने सर्वप्रथम काम किया। देखो, ग्राम सभा जो झलोड़ी है इसका ये बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है क्षेत्रफल के हिसाब से। तानीखेत ब्लॉक में ये दूसरे नंबर की ग्राम पंचायत है। इसमें 5 तोक है। इसमें जो सबसे बड़ा तोक है वो ये हमारा सखोला है, और राजस्व गांव हमारा रिखोली पड़ता है यहाँ से। अच्छा। जहाँ पर अभी हम वर्तमान में हैं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर नीचे बिल्कुल रिखोली गाँव पड़ता है। तो रिखोली गाँव में मैं बताऊँगा कि 2020 से पहले आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि यहाँ रोड आ जाएगी। लेकिन सर्वप्रथम मैं सरकार से मिला और सरकार के साथ से मिला कि रोड के लिए क्या हमको रोड चाहिए, हमारे गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। फिर सरकार ने कहा हम रोड देने को तैयार है, क्या आपके गांव वाले हमको ज़मीन देने को तैयार है जी। तो मैंने 3 बार गांव वालों से मीटिंग किया, 3 गाँवों से मीटिंग किया, उनका अच्छा और बुरा सभी बताया। तो अपने कार्यकाल में जो मुझे सबसे बड़ी ज़्यादा खुशी मिली तो रिखोली के गाँव वालों को मैंने वहाँ तक का रोड पहुँचाने का काम किया जी। और आज आप सुचारू रूप से 12 मास वहाँ किसी वक्त भी आप रोड में जा सकते हैं। और वो जो आप ये कार्य बता रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से ये प्रमाण के तौर पे सभी के समक्ष है। इसलिए मैं सबसे पहले तो रिखोली के ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिनने अपने आज के समय में अमूल्य जमीन दी जी। और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट ग्राम पंचायत भी ले रही है जी। और वहाँ के जो हमारे लोग रह रहे हैं वो भी उसका बेनिफिट ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं जी। तो वैसे हमारा गांव आदर्श में चयनित हुआ है जी। तो इसमें मैंने 50 लाइटें आदर्श से लगवाई है जी। और रिखोली, खडगोली, झलोड़ी और सखोला में हर जगह मैंने पानी के अपने टैंक बनवा दिए हैं, लोगों को पानी की सुविधा का टैंक बनवा दिए हैं। जगह जगह जो हमारे गांव में जो बेसिक है, जो रास्ते होते हैं, मैंने घर घर तक रास्ता पहुंचाने का पूरा लगा दिए हैं, सब जगह मैंने रास्ते लगवा दिए हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, जो हमारा जो काम दिखता नहीं है, लोगों के कागज नहीं बन पाए, वो फील्ड में आपको नज़र नहीं आएगा। तो मैं लोगों के जो जाति नहीं बन पाती है, स्थाई नहीं बन पाती है, किसी का नाम रमेश चंद है, रमेश कुमार है, किसी का ये
बिस्ट लगा है तो कहीं सिंग लगा है, वो आजकल कागज ओके मांगते हैं। तो मैंने सबके कागज कैसे प्रॉपर तरीके से बनते हैं, हर दिन मैं लगे रहता हूँ सीएससी सेंटर में बैठ के, हर किसी के कागज ओके करता हूँ। दूसरा, इस बार मैं अल्मोड़ा सौजल में गया था, तो सौजल विभाग से भी मैं इस बार 5,72,000 रुपये लेके आया। इसमें जो क्या है, जो हम पानी के जो बर्तन धोए का पानी, साबुन धोए का पानी, जिनका 4 या 5 परिवारों का पानी इकट्ठा रास्ते में आ रहा था, तो मैंने इस बार क्या करा, सब 5 परिवारों को मिला के एक जगह पर वो पाइप लगवा के सोखता गड्ढा बनवाया है। तो सोखता गड्ढे में उस पानी को डाला है, जिससे क्या है उस एरिया के पानी की जो नमी है वहाँ पर को बनी रहे, जल स्तर भी बढ़ेगा, जल स्तर भी बना रहे। और दूसरा, जो हमारे जो नहले बने हैं, मैंने लगभग 8 या 9 नहले मैंने जो पहले लोग विलुप्त हो चुके थे, आज मैंने सब जीवित कर दिए हैं। उनमें फसला गेट सिस्टम कर दिया है, उनमें गेट लगवा दिए हैं, नहले बढ़िया बना दिए हैं। विद्यालयों को मैंने अपने तरफ से जो कोशिश की थी रंग चुना, मैं अपने मानदेय से करता हूँ। हर विद्यालयों को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मानदेय से इनका रंग चुना कर दूँ, शौचालय बना दूँ। जितना मैंने कोशिश किया, तो मैंने खिरगेट में अपने मानदेय से ही ठीक किया है, खटगोली में मैंने अपने मानदेय से ही ठीक किया है, सौखला में मैं कुछ टाइम में अपने मानदेय से ही, दिवाली के टाइम में मैंने बताया कि इस बार का जो रंग रोगन होगा वो मेरे मानदेय से होगा। क्या बात। तो इस तरह से मैं प्रोग्राम गाँव में कर रहा हूँ। अच्छा, और दूसरा क्या कहते हैं, अभी जो हमारी भारत सरकार तरफ जो मनरेगा योजना चली है, मनरेगा में तो आप देख लीजिए, रिखोली से लेकर सौखला तक का जिस एरिया में हमारे पास पत्थर की सुविधा थी, तो हमने हर जगह भूमि विकास में दीवारें बनाई हैं, लोगों के पशुशाला हमने बनवा दिए हैं, हमने बहुत ज्यादा वृक्षारोपण किया है और सुअर रोधी दीवारें बना दी हमने। क्या बात। ताकि वो आग ना आ पाए और हमारे खेतों के बीच में सुअर नहीं आ पाए। तो तरह तरह के हमने मनरेगा से काम किए हैं। मतलब ठीक हो गया। इसके अलावा देखिए, जो हमारा कार्यक्रम है राजेश जी, वो ये है कि जो बेसिक मुद्दे हैं या बेसिक जो सुविधाएं हैं हमारे गांव में, जैसे कि पानी की समस्या हो गई है, कई गांव में हम देखते हैं कि पानी की समस्या है, और उसके अलावा रोड नहीं है। रोड का जैसा आपने बताया, तो आपके जो तोक है, आपकी जो ग्राम सभा में चारों तोक आते हैं, तो वहाँ पर सभी जगह रोड है। हाँ, रोड मौजूद है। हाँ। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि पानी की जो बेसिक समस्या हम देखते आ रहे हैं कि अक्सर ये कहा भी जाता है कि देखिए, पहाड़ में पानी और जवानी अगर ठहर जाए तो पहाड़ का नक्शा बदल सकता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन पहाड़ में पानी ठहरता नहीं है और ना ही ठहरती है यहाँ पर जवानी। तो पानी जो बेसिक समस्या आज के टाइम पे हम उत्तराखंड के गाँव में देखते आ रहे हैं, आपके गाँव में पानी की समस्या है या पानी की सुविधा उपलब्ध है सभी चारों तोकों में, ये आप हमें बताइए। देखिए ना, सर्वप्रथम मैं आपको वही बात रिखोली से स्टार्ट करता हूँ जी। रिखोली में हमारे पास क्या है कि हमारे 4 से 5 योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही है वहाँ जी, लेकिन धरातल पर क्या है कि वो योजनाएं आज से 20 से 25 साल पुरानी चल रही है। तो उसमें हम विभाग को बार बार लेटर लिखते हैं कि सर ये नल काफी पुराने हो चुके हैं जी, तो नलों को चेंज कर दीजिए। तो सरकार विभाग ने 1-2 योजनाओं में तो हेल्प किया, बाकी हमने अपने ब्लॉक से हेल्प किया। तो आज हमारा रिखोली में बहुत अच्छा तरह पानी जा रहा है। मैं प्रत्यक्ष रूप से कह रहा हूँ कि वहाँ आराम से पानी जा रहा है। उसके ऊपर तो हमारा खटगोली है, वहाँ पर हम पे नौले भी हैं जी, स्रोत का पानी है। खटगोली में भी हमारा पानी बहुत अच्छा जा रहा है। झलोड़ी जो तोक है वहाँ भी हमारा पानी बहुत अच्छी तरह जा रहा है जी। तो थोड़ा बहुत जो दिक्कत है, ये सौखला में दिक्कत है थोड़ा बहुत जी, यहाँ पर थोड़ा स्रोत की कमी भी है। दूसरा, जेजीएम द्वारा यहाँ पर अभी 2021-22 में लाइन बिछाई गई है। अच्छा, हुआ क्या है, इसमें लाइन तो बिछा दी है, अब उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने घर घर नल तो पहुँचा दिए हैं, लेकिन पानी पहुँच नहीं पाया। उसका मेन कारण यह है कि तो पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है, किसी के यहाँ को ज़्यादा चले जाता है, किसी के यहाँ को कम जाता है। लेकिन दूसरे फेज पर काम चलेगा तो मुझे लगता है कि सौखला के लोगों को, प्लस हमारा जो झरोड़ी से ऊपर एक गाँव पड़ता है खड़काधार, वहाँ के लोगों को था पानी की दिक्कत है वर्तमान में। अन्यथा मुझे लगता है कि अभी मेरे 3 से 4 साल के दौरान लगभग सभी तोकों में मेरा पानी पर्याप्त रूप से गांव में जा रहा है जी। एक जो हमारा खास अहम मुद्दा इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्वास्थ्य पर। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो आपकी ग्राम सभा जो पड़ती है, यहाँ से आपकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी दूरी कितनी है, और इसके अलावा जो नागरिक चिकित्सालय रानीखेत है उसकी दूरी कितनी है? देखिए, आप ठीक है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी। आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि मतलब मैं आपको अगर साथ कैमरे के सामने बोल रहा हूँ ये चीज़ें मैं आपके सामने, तो मेरे विभाग के अधिकारियों को थोड़ा बुरा जरूर लगेगा जी। आज जो हमारा गांव का मेन जो पलायन हो रहा है उसमें मैं स्वास्थ्य को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ। बिल्कुल, कारण मैं इसका बताना चाहूँगा। देखिए, शुरुआत हम बच्चे से करते हैं, उसके लिए आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे गाँव में रखी हुई है, एएनएम रखे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं जी। लेकिन जो अचानक किसी के अधिक ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको जो हमारे रानीखेत से, हमारे गांव से रानीखेत पड़ता है लगभग मैं मानता हूँ कि 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है।
तो हम जैसे वहाँ हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमको सीधे सीधे बाहर के लिए बोल दिया जाता है, रेफर करने के लिए, सीधे रेफर करने के लिए बोल दिया जाता है। अच्छा। और मैं तो कल को मेरे से कुछ विभाग वाले कुछ कहेंगे आपने ऐसा बोल दिया करके, लेकिन मैं सच्चाई बोलना चाहता हूँ कि पता नहीं हॉस्पिटल के अंदर भी आज की तारीख में जो हम पहाड़ी शब्द में कहते हैं जुगाड़, वहाँ भी जिसका जुगाड़ होगा उसी का काम होगा, वरना एक आम व्यक्ति का वहाँ पर कोई इलाज नहीं हो पा रहा। और ये तो अमूमन हम देखते भी आ रहे हैं कि जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है रानीखेत में, या जो चिकित्सालय यहाँ पर नियर बाय हैं, वहाँ पर एक तो संसाधन कम है, हाँ बहुत कम है ना, दूसरा डॉक्टर्स का अभाव है, डॉक्टर्स की कमी है, हाँ। हमारे पास में प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है, और तीसरी चीज है कि हमारे पास में उपकरण नहीं है। अगर आप आज के टाइम पर अगर देखें, आपकी बात को काट रहा हूँ जी, मैं एक बार बीच में क्या कहते हैं गर्भवती महिला को लेके गया था जी, तो मैडम से मिला था, उस वक्त तो मैडम थी यहाँ पर को, मैडम ने कहा प्रधान जी हम आपका केस तो ले लेते जी, लेकिन हम जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हैं तो हम पे उपकरण नहीं है जी, तो हम कोई शौक के लिए तो रेफर थोड़ा करते हैं, सही बात है, लेकिन हम पे तो उपकरण नहीं है। अगर गलती से कोई केस अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, मिसक्रेस हो जाए, तो आप ही अटेंडेंट लोग हमारी जान ले लेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन सीधे रेफर करने का होता है। तो मैं स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी लोग हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, रानीखेत एक इतना बड़ा सेंटर है आपका जी, इसमें कई तरह का, हमारा गढ़वाल भी तलब यहाँ मंडल पूरा, यहाँ से आप ये सोचिए गैरसैंण तक का जो ये पूरा जुड़ा हुआ है। और आप, मैं आज की तारीख में, आज डेट नोट कर लीजिए, आज की डेट में भी आप जाइए, आपको लिखा होगा वहाँ पर आज अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर नहीं है जी। गर्भवती महिलाओं के लिए वहाँ उन्हें टाइम का फिक्स बना के इंतजार करेंगे जी। लोग बड़े समय निकाल के आते हैं, गाड़ी का इतना किराया हो चुका है, फिर भी वहाँ पर जाते हैं और लास्ट में किसी से कुछ नहीं कर पाते, कि गांव वाले किसी से कुछ कहेंगे तो डरते हैं। अब मुझ जैसा व्यक्ति, हम तो गांव से धरातल पर काम कर रहे हैं, हम तो बहुत ही डरते हैं जी। हम प्रधान भी बने हैं ना जी, तो हम बहुत डर के काम करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम कोई अधिकारी बोले बहुत बड़ा बना है जी, क्योंकि हम दिल की सच्चाई उनसे बोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बोलते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, फिर रेफर करके हल्द्वानी हम पर एक मात्र ऑप्शन बचता है, फिर हम वहाँ जाते हैं, या रेणु श्रीवास्तव जो हमारे यहाँ पर प्राइवेट है, हम वहाँ जाते हैं प्राइवेट में। तो स्वास्थ्य सुविधा तो मैं कहना चाहूँगा, बुरा मानेंगे विभाग वाले, रानीखेत विभाग का स्वास्थ्य विभाग इस वर्तमान में मेरी नज़र में थर्ड क्लास में। मैं आपके क्या कहते हैं चैनल को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप गांव में पहुँचे हैं, तो आप मेरी बात थोड़ा सा कहाँ तक पहुँचा पाएंगे ये मैं भी नहीं कह सकता हूँ। मैं अभी जो मेरी वीडियो को आपके माध्यम से देखेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, गाँव को अगर गांव बना के रखना है जी, तो हमको पक्ष विपक्ष छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल, और हम सही बात है, पक्ष विपक्ष छोड़ना पड़ेगा। और जो वर्तमान में स्वास्थ्य के प्रति जी, जो गांव में जो दिक्कत है जी, वो हमें ऊपर तक पहुंचानी पड़ेगी, बिल्कुल। देखिए ऊपर से अगर सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है तो मैं भी नहीं जानता हूँ, अगर मिल रही है तो उसको हमारे धरातल पर लाने का प्रयास पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही पॉइंट बोला। इसी बात के साथ में हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। ये बात कही है किसी महान पुरुष ने कि शिक्षा से ही इस दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता है, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है, और बिना शिक्षा के अगर देखा जाए तो हम इंसान भी एक जानवर के तौर पे हैं। बिल्कुल सही बात। तो शिक्षा यहाँ पे आपके आसपास, आपके ग्राम सभा के आसपास कितने ऐसे प्राथमिक विद्यालय मौजूद हैं, और यहाँ से इंटर कॉलेज जो है उसकी दूरी कितनी है, ये एक बार हमें बताइए। देखिए, ग्राम सभा झलोड़ी के अंदर में एक इंटर कॉलेज है जी, एक जूनियर हाई स्कूल है और 4 प्राथमिक विद्यालय हैं जी। इंटर कॉलेज की दूरी जो हमारे सौखौला से और रिखोली जो दूर पड़ता है, वहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर पड़ता है जी। वर्तमान में पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है जी। मैं वहाँ के टीचर्स का भी धन्यवाद करता हूँ, मैं जाते रहता हूँ और वो लोग भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं जी। और कोई भी समस्या होती है तो मेरे को बताते हैं। और आप उपलब्धि की बात कर रहे थे, तो मैंने अपने कार्यकाल में विद्यालय को रंग चुनने के लिए मैंने पैसे दिया, और जिसका मैं कोई पेपर में हेडलाइट भी नहीं करता हूँ जी जी। बिल्कुल सही बात, ठीक है। मैंने वहाँ भी रंग चुना करा है, आप जाके देख सकते हैं। और मैंने अपने विद्यालय को ऐसा बनाने का प्रयास किया है कि मतलब लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल होगा जी। और अभी आपको मैं एक खुशी की बात बताऊं, ये विधि प्राधिकरण द्वारा एक प्रोग्राम जो रखा गया है, उसमें हमारे हाईकोर्ट के माननीय जजों द्वारा वो प्रोग्राम होना है। गांव के विकलांग लोगों को कुछ उपकरण बंटने हैं, तो उन्हें पूरे इस विकास खंड में घूमे, तो सबसे ज्यादा उनको पसंद हमारा खिरगेत इंटर कॉलेज पसंद आया। क्या बात। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्हें हमारे विद्यालय को चुना, उन्हें बोला हम प्रधान जी आपके क्षेत्र में ये प्रोग्राम करेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और खुशी के कारण कि हमने वहाँ के टीचर्स और वहाँ के जो हमने क्लाइमेट बनाया है, वहाँ का कल्चर जो बनाया है, वहाँ पर हमने जो रंग रोगन किया है, जो वाटिका बनाई है वहाँ पर को एक अच्छा मैसेज देने के लिए कि पढ़ाई के साथ साथ हम सोशल एक्टिविटी को भी आगे बढ़ा सकते हैं जी। तो आज के समय में अगर जो आज के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल ना भेजकर
प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं, तो इसे मैं तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी कहूँगा। मैं भी इसको नाकामी मानूंगा। मैं भी खासकर मैं अपनी ग्राम पंचायत की बात करूंगा जी, क्योंकि मैं अपनी ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। मेरी ग्राम पंचायत में एक ही प्राइवेट स्कूल है और आज वहाँ करीब करीब 100 व्यक्ति बच्चे हमारे इस ग्राम पंचायत से जाते हैं जी। और जो इसकी नाकामी है मैं सरकार के ऊपर कहूँगा जी। रिखोली का विद्यालय के बारे में 3 साल से कहते हुआ आ रहा हूँ, लिखित में भी कह दिया है, मौखिक में भी कह दिया, सर विद्यालय टूटने की स्थिति में है, मैं पंचायत घर में चला रहा हूँ और इसको मैं अपनी भी नाकामी मानूंगा कि मैं अपने कार्यकाल के होते हुए उस विद्यालय को सही नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं पर हमारा खटगोली स्कूल है, आज के टाइम में देखिए बरसात की वजह से बिल्कुल टूटने की स्थिति में जी। और जब जहाँ बच्चे सेफ नहीं होंगे तो उनके पेरेंट्स को चिंता नहीं होगी अपने बच्चों की। बिल्कुल चिंता होगी। कई तरह के केस हो रहे हैं, शौचालय में बच्चे जाते हैं तो शौचालय गिर जाता है जी। तो वही सेम स्थिति हमारे गांव में भी है जी, सेम स्थिति हमारे गांव में भी है। तो इसके लिए क्या किया राजेश जी आपने? पिछले इतने समय से 4 साल का कार्यकाल आपका हो चुका है, तो शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए ना, मैं जो मैंने किया है, देखो प्राइमरी विद्यालय खिरकेत में मैंने जो बच्चों का मिड डे मील चलता है, दिन में खाना चलता है, वो बारिश हो जाती है, उसमें उनको टीन शेड की व्यवस्था मैंने अपनी तरफ से दी है जी। और मैं बहुत जल्दी उसका शौचालय हाईटेक बना रहा हूँ, उसका काम कल या परसों से चल जाएगा। दूसरा खटगोली एक दूर हो जाता है तो वहाँ शौचालय हमने जो आजकल हमारा बायोमेट्रिक चल रखा है वो मैंने व्यक्तिगत रूप से वहाँ स्कूल को दिया है, बायो टॉयलेट, क्योंकि वो टॉयलेट इतना गंदा हो गया था और शिक्षा विभाग से कहा, उन्हें कभी दिया नहीं, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने पैसों से खरीद के मैंने वहाँ उसको वो दिया है। तो शिक्षा विभाग काम क्यों नहीं कर रहा है ऐसे, जहाँ पर आपने बताया स्कूल की छत टपक रही है? मैं इसका एक मेन रीजन आपको ये बताना चाहूँगा ना, हर विभाग, आप इसमें कोई भी विभाग ले लीजिए, हर विभाग एक चीज का रोना गाता है कि मेरे पास बजट नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आती, सरकार कहती है हम बजट दे रहे हैं और विभागीय अधिकारियों के पास जाए तो वो बोलते हैं हम पे बजट नहीं है। और हर एक इंसान मुझे लगता है कि पूरी ईमानदारी के साथ टैक्स भी भर रहा है, भर भी रहे हैं, सेव कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने जीएसटी हमारे खाने पे लगा दी है और इवन हमारे दाल दही दूध पनीर जो भी चीज़ है, हर चीज़ पर अगर जीएसटी लग चुकी है तो यानी कि हर एक इंसान से टैक्स वसूला जा रहा है। बिल्कुल वसूला जा रहा है। तो उसे ये जो बेसिक सुविधाएं हैं हमारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये सारी चीज़ें, ये क्यों नहीं मुहैया हो पा रही हैं आखिर? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ ना आपके माध्यम से सर, हमारे देश में भी एक योजना चल रही है मनरेगा जी। मनरेगा में आप देखिए कोई भी जो कार्य योजना बन रही है जी, वो 1 लाख से नीचे की नहीं बन रही है। व्यक्तिगत शौचालय 35,000 के जोड़ बन रहे हैं या 50,000 जो बन रहे हैं, लेकिन जो सामूहिक है जिसको हम भूमि विकास कह रहे हैं वो 1 लाख से नीचे नहीं बन रहा है जी। और उसमें करोड़ों रुपया जा रहा है, मजदूरों के खाते में जा रहा है या वेंडर के खाते में जा रहा है। लेकिन ठीक है, अब देखिए दिवाली भी अपनी जगह पर आजकल हमको गांव को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है जी। लेकिन मेरा जो मानना है जी कि सरकार कुछ ना करे, हर साल एक मनरेगा में 5 भवन डाल दे जी। भवन हो सकते हैं वो आदमी के पर्सनल भी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं गवर्नमेंट के, जैसे आपने स्कूल का वो बताया, बहुत ही अच्छा आपने विचार किया। उसमें क्या होगा, देखिए माना आपने एक विद्यालय के लिए भी 2 लाख रुपए रख दिए मनरेगा से, ठीक है, तो इस साल के 2 लाख रुपए हम मनरेगा से अगर उस स्कूल को बना देंगे तो हम पे जो 6 विद्यालय मेरे स्कूल में है तो हर साल में विद्यालय बन गए हमारे जी। अब रहा मनरेगा में आपने हमारा आवास डाल दिया जी, आवास जी, एक परिवार को एक साल में 5 ही परिवारों को मिला हमारा जी, 5 साल में मनरेगा से 5 परिवारों को मिला, तो 5 साल का जो प्रधान का कार्यकाल होता है तो 25 मकान नहीं बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बढ़ जाएंगे। इस बात को मानते नहीं मानते? बहुत ही अच्छा विचार है आपका। और कहीं ना कहीं अगर जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो विभाग हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे कुछ सीख भी लेंगे। अच्छा, एक ये चीज़ जानना चाहूँगा, सरकार बार बार कहती है कि हमने स्वरोजगार की कई सारी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं जिससे कई लोग इसका लाभान्वित हो रहे हैं इससे, और कई लोग इसका लाभ ले रहे हैं। कहने में बहुत अच्छा लगता है, कहने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए धरातल पर वो लाते हैं, कैंप भी लगाते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन जब कागज लगाने की बात आती है वहाँ पर कोई आदमी पीछे हो जाता है जी। आपने योजना चलाई 30 आदमियों के लिए, बोला आप हम योजना लेके आए हैं, आपको 14% 20% सब्सिडी मिलेगी, 80% सरकार देगी। बहुत अच्छी बात कही आपने, तुरंत कर रहे हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट से लगाने की बात आती है तो सबसे पहले आप बीपीएल नंबर लाओगे तो अब बीपीएल नंबर यहाँ गांव के पास है नहीं, अब बीपीएल नंबर उसके पास है, उसको रोजगार की आवश्यकता ही नहीं है उसको। सही बात है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं, आप योजना ला रहे हैं सर, हम आपको धन्यवाद भी करते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ला रहे हैं गाँव में, लेकिन उसमें कोई सरलता लाइए ना कि कोई भी आवेदन कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी आप कहना चाह रहे हैं कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए, कि अगर जो आप वहाँ पर बोल रहे हैं वही जब आपके पास में आए कोई भी गांव से उठकर तो उसे वो लाभ भी मिले। आप देखिए, आप कहते हैं कि कम से कम 10 नाली होनी चाहिए। अरे बताओ गाँव के आदमी, किस आदमी के पास 10 नाली जमीन होती है जी? होती है किसमें? नहीं, तो नाम मात्र के बाद 10 नाली जमीन होगी, बिल्कुल, तो वो आदमी सीधे बाहर हो गया।
और जिसके पास 10 नाली है वो तो ऑलरेडी संपन्न है। वो तो संपन्न है ना। हम इस बात को मानते हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो अब देखो धरातल पे तो सरकार कह रही है आ रहे हैं। अरे देखो ना, अब धरातल पे हम बता रहा हूँ जी, पॉली हाउस इतने आ रहे हैं, उसका मानक क्या है पता करिए जी। 5 नाली जमीन चाहिए बताते हैं। अच्छा। और वो एप्पल मिशन आ रहा है 10 नाली की जमीन चाहिए बोलते हैं। जी 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 जी। तो क्या क्या इतना गांव के एक व्यक्ति के पास इतना होता है क्या? नहीं हो पाता है। अच्छा, एक कहाँ से करेगा आदमी? अब देखिए, आपने भी देखा होगा सक्सेस वही आदमी हो रहा होगा जिसके पास 10 नाली जमीन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहते हैं ना कि उसने वो नाम कमाया है, उसने ये व्यक्ति क्या है, उसने तालाब कर दिया जी, बहुत अच्छा है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ जी। लेकिन आप अपनी जमीन दिखाएंगे कम से कम 20 नाली से ज्यादा जमीन होगी उन लोगों के पास जी जी। तो लेकिन एक सिंगल व्यक्ति जिसके पास 1 नाली जमीन है और उसके लिए भी तो रोजगार देखिए। इतनी जमीन ऑलरेडी अगर उसके पास में है तो वो ऑलरेडी संपन्न है, वो ऑलरेडी संपन्न है, उसे और संपन्न करके हमें कोई फायदा नहीं। क्या फायदा बताइए? और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, आजकल गांव में हमारा महिला समूह बन चुका है जी, महिला समूह बन चुका है। समूह करके ब्लॉकों में कई योजनाएं आ रही हैं, लेकिन धरातल पर कैसे उसको किया जाए जी, उसका प्रारूप नहीं बन पाता है। प्रारूप नहीं बन पाता है। आप जब मैं चाहता हूँ जो हमारे गाँव में जो फल होते हैं खराब हो जाते हैं जी, गोबर होता है खराब हो जाता है जी, सरकार द्वारा एक ऐसी मशीन लगा दी जाए गांव के अंदर में जो उसके खाद बनाने का काम करे। और खाद बनाने का सिस्टम में क्या होगा, जिसको खाद बनाने आती है वो खाद पे लग जाए, जिससे पैकिंग होती है वो पैकिंग पे लग जाए, तो हर किसी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा जी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी कि जब हम एंटर कर रहे थे गांव में तो आप कुछ महिलाओं के साथ में मिलके वहाँ पर साफ सफाई वगैरह कर रहे थे। अरे इसका भी मैं आपको एक कारण बताऊँ जी। देखिए ना, ऐसा मैंने इसी गांव में देखा है, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद आपको। स्वच्छता पे आपने खास तौर पे ध्यान रखा है और आपके जो गांव के रास्ते वगैरह हैं बहुत ही साफ हैं और आने वाली रोड के भी किनारे जो झाड़ियाँ वगैरह इवन देख रहे थे हम, तो उस समय सारी औरतें लगी हुई थी काम पे। इसका मैं आपको मेन कारण बताना चाहूँ। देखो, मेरी ग्राम पंचायत के अंदर के 5 तोक हैं जी, 5 तोक अलग है। तो मेरे ग्राम पंचायत के अंदर में मैं झरोड़ी में के सोखला तोक में रहता हूँ। सोखला तोक में क्या करता हूँ, मेरे गांव का जो महिला का समूह बना है तो मैं उनके साथ मीटिंग करते रहता हूँ महिलाओं के साथ। अच्छा। कि आप बगैर पैसे के हमको हेल्प कैसे कर सकते हो जी, बगैर पैसे के कैसे हेल्प कर सकते हो। अब उनने हमको बताया कि आप हमसे क्या हेल्प लेना चाहते हैं। महिलाओं ने कहा, उनने हमसे पूछा, तो मैंने कहा देखिए मैं आपको बगैर पैसे में आप अपने गांव के लिए स्वच्छता में क्या काम कर सकते हो जी। तो स्वच्छता में बोले कि हम 1 महीने में 4 दिन दे सकते हैं। मैंने कहा 4 दिन, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या करा है कि हमने सिर्फ अभी सोखला को स्टार्ट लिया है जी। सोखला में हमने क्या किया, हम पहले शुरुआत में क्या करेंगे, जो हमारे गांव में बाहर के लोग जाते रहते हैं, गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, पहले हम रोड के आसपास की सफाई करेंगे जी। फिर हम क्या करेंगे, गांव के जो अंदर के रास्ते होते हैं हमारे अंदर गांव में घर हो जाने वाले, हम उन गांव की सफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम जब ये पूरे रास्ते सफाई हो जाएंगे, फिर हर महिला 2-2 या 3-3 का ग्रुप बांट के हर घरों के आसपास की हम सफाई करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा और दूसरा जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनमें अभी से सीख चली जाएगी, अभी से सीख चली जाएगी कि हमारे पूर्वज बगैर पैसे के जी, बगैर दाढ़ी के लिए काम करके अपने गाँव को स्वच्छ ऐसे बना स्वच्छ रख रहे हैं। तो मेरा मेन मोटिव क्या रहता है कि उन महिलाओं के साथ मैं खुद भी लगता हूँ, स्वतः भी लगता हूँ, वो भी काम करते हैं, एक तरह से काम में भी करता हूँ। और दूसरा मैं इसको सबसे बात है, कोई पेपर में नहीं देता हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि मैं दिल से कोई काम कर रहा हूँ। ये तो शायद आज हमें भी पता नहीं चलता कि आप ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं, वो तो हमारा उसी समय आना हुआ। हाँ, वो आप आ रहे थे उस वक्त में हम लगे रहे थे, भी उस काम कर रहे थे। आज की हमारी डेट डिसाइड हुई थी कि आज के दिन हम रोड की सफाई करेंगे। आज हमारी शुरुआत हो गई है। आप अगले इस महीने के अंत तक आएंगे तो आप हमारा जो रोड का सोखला का एरिया है शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा दोनों साइड आपको क्लीन मिलेगा जी। एक चीज़ की ओर आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूँगा, वो ये है कि उत्तराखंड का जो भू कानून है उसके अंतर्गत जो बाहरी व्यक्ति है, उत्तराखंड से बाहर से रहने वाला, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1.25 नाली ज़मीन खरीद सकता है। मगर मैं जैसे कि देख रहा था नीचे को, कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बन गई हैं, कई ऐसे कॉटेजेस बन गए हैं जहाँ पर लोगों ने 5-5, 10-10 नाली ज़मीन खरीद रखी है। तो इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं जगाने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। बिल्कुल बनती है। अब देखिए ना, आप ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं, खासा कल को मेरी लाइफ को भी खतरा हो सकता है जी। इसका कहीं ना कहीं हमारे निजी व्यक्ति है जो हमारे गांव के हैं जी, बाहर के व्यक्ति को क्या पता यहाँ कितनी नाली जमीन है, क्या नाली जमीन है। जो हमारे गांव के खुद के लोग हैं जो जमीन बेच रहे हैं, उन्होंने सोचा कि मैं बाहरी व्यक्ति को जमीन दे रहा हूँ तो 1 या 2 नाली से ज्यादा रजिस्ट्री ना करूँ जी।
वो क्यों 5-10 नाली की रजिस्ट्री क्यों करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपको माना पैसे की कभी कभी दिक्कत आ जाती है, चलो अभी आप लोन भरना होता है, कई चीजें हो जाती है, तो आप 1 नाली 2 नाली भर के भी तो पेमेंट दिया जा सकता है अगर आपको लगता है कि लोन भरना है या आप अपने किसी काम के लिए कर रहे हैं। लेकिन 5 नाली क्यों दे रहे हैं? इसके लिए तो मैं कहीं ना कहीं उन गाँव के लोगों को जिम्मेदार मानूंगा जो अपनी जमीन को इस तरह से दे रहे हैं। जी, एक बात आप मेरे को ये भी बताइए कि गाँव में जो गरीब परिवार है उनके लिए BPL की सुविधा, ये सारी चीज़ें सही तरीके से मिल रही हैं? आप भी देखिए, अब मैं आपको कह तो रहा हूँ, आज आप धरातल पर आए हैं, मतलब आप मेरे दिल के जो गुब्बार हैं उनको निकालते जा रहे हैं जी। मैं बताऊंगा सर, जो वर्तमान में मैं ग्राम सभा झलोड़ी का हूँ, कभी और पंचायत मैंने नहीं देखी है जी, जो सही एक्चुअल हकदार है BPL कार्ड का जी, उसको BPL कार्ड मिला ही नहीं है। तो ये जब निरीक्षण किया जाता है तो ये कैसे किया जाता है? देखिए, इसका निरीक्षण का मतलब क्या मोटिव रखते हैं ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। सरकार के कौन से अपने कागज रहते हैं कि ये BPL छाड़ते हैं, लेकिन मैं ग्राम सभा झलोड़ी, हालांकि तो मुझे पता है, मैं आपके ऑन कैमरा भी कह रहा हूँ कि किसी को भी इस पहाड़ में सही एक्चुअल को गरीब को BPL परिवार कार्ड बटा ही नहीं होगा जी। 100 में से अगर 20 लोगों को सही तरह से मिला भी होगा, 80 लोगों को तो नाजायज तौर से मिला है। पहले के लोग मैंने बताया ना, प्रधान के पास जिसकी अच्छी जान पहचान हो, पटवारी के पास अच्छी जान पहचान हो, उसका आज BPL कार्ड आप देखेंगे। लेकिन जिस गरीब के पास पटवारी से अच्छी जान पहचान नहीं थी, वो प्रधान के साथ अच्छी जान पहचान नहीं थी, तो उसका BPL कार्ड नहीं बना है। और सरकार ने इसमें नियम रखा था हर 20 साल में हम BPL कार्ड चेंज करेंगे, लेकिन 1994 से अभी तक का मैंने सुनने में आया कि हमारा कोई BPL कार्ड अभी तक चेंज ही नहीं करे, चेंज नहीं हुआ। अच्छा, एक और चीज़, आप एक केस बता रहे थे कोई जो कि विकलांग व्यक्ति के बारे में आप एक केस बता रहे थे आपके गांव का। अब देखिए ना, इसमें भी बताना चाहूँगा मैं आपको विकलांग व्यक्ति का केस का मामला क्या है जी। देखो, सरकार बोलती है कि हम आपकी विकलांग पेंशन लगाएंगे, तो विकलांग पेंशन आप लगा रहे हैं, अच्छी बात है आप, तो उससे 70-80% वो विकलांग है, 70-80% वो विकलांग है। सबसे पहले उससे आप आय मांग रहे हैं। आप बताइए ये कहाँ का नियम है? वो आय कहाँ से देगा अपनी, बताओ? उसकी कोई आय हो सकती है अभी? 70-80% विकलांग हो, बैसाखी पर तो चल रहा है, आप उससे आय मांग रहे हैं। और अगर वो आय नहीं बना पाता है, अब आय के वो आपने कहीं ना कहीं भाई के साथ जुड़ा है या अपने पिताजी के साथ जुड़ा है, तो आय क्या है 4000 से ऊपर बन के आ जा रही है, 4000 से। और समाज कल्याण का मानना क्या है कि 4000 से आय कम होनी चाहिए, ठीक है। अब जो व्यक्ति उसके घर में है, गांव में रहता है, तो उसको हम परिवार स्तर में किसान होता है। अच्छा, उदाहरण के तौर पर अगर रानीखेत दुकानों में काम कर रहा है या हल्द्वानी में काम कर रहा है या दिल्ली में काम कर रहा है, तो उसके आगे से प्राइवेट जॉब लिखा हुआ है। अब वो जब पटवारी जी के पास आय अप्लाई करते हैं, तो प्राइवेट जॉब के आज की तारीख में उसको निरस्त कर दिया जा रहा है कि या तो सैलरी स्लिप लगाएं या इसको प्राइवेट जॉब है करके आय नहीं बनेगा। तो मैं बता रहा हूँ, सरकार की कुछ योजनाएं, इतनी अच्छी योजनाएं गांव वाले के लिए आई थी, जो नंदा गौरा योजना है या वो पेंशन है, उसमें जो उन्हें मानक रखे हैं 4000 रुपये रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज की तारीख में 80% लोग उस योजनाओं का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपके ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपने जो उसमें आय का मानक रखा है। और आय में क्या है कि पुराने परिवार रेस्टोरेंट में कोई दुकानों पर भी काम करता था तो प्राइवेट जॉब लिख दिया था, और वही चीज़ को आज ऑनलाइन कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि कई जगह सरकार को भी अपने जो ये मानक हैं, इन्हें कहीं ना कहीं चेंज करने की आवश्यकता है। जो परिस्थिति है उसके अनुसार कहीं ना कहीं अपने जो मानक हैं उन्हें भी सेट किया जाए। ये तो आपने राजेश जी एक समस्या बताई कि कई जगह सरकार को भी अपने मानक कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की या चेंज करने की आवश्यकता है। साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि गांव में जब आप कार्य करते हैं, एज ए प्रधान जब आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको और क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, मैं आपको बताऊँगा ना, हमारी जो गांव की जनता होती है वो भोली भाली जनता होती है जी। वो चाहती है कि पहले मेरा व्यक्तिगत विकास भी हो जी। व्यक्तिगत विकास में क्या होता है कि एक तो जो आजकल सरकार ने फ्री राशन किया है जी, उसमें लोग चाहते हैं कि हमारा खाद्य सुरक्षा कार्ड बन जाए जी, BPL कार्ड बन जाए जी। तो इसमें हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हम कार्ड नहीं बना पा रहे लोग। दूसरा, व्यक्तिगत आदमी कुछ चाहते हैं तो बिल्कुल जो निर्धन है वो चाहते हैं हमको आवास मिल जाए। अब जो BPL कार्ड उसके पास है नहीं तो उसको आवास कैसे देंगे, तो उनके लिए BPL कार्ड की मान्यता खत्म कर दी जाए। दूसरा, कुछ हमारे जो ये समाज कल्याण से महिलाओं को विकलांग मिलती है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलती है। अब आप एक चीज़ बताइए, कोई महिला 60 साल में 70 साल में विधवा हो रही है जी, अब उसकी वो विधवा पेंशन लगनी है जी, तो उससे आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अब बताइए वो कैसा आय प्रमाण पत्र देगी, बताइए आपको? और उसकी तो कोई आय है भी नहीं। चलो आय बना भी लेगी जी, चलो उसके लड़के हैं, आप परिवार से लेते हो, आय आप 4000 से कम मांग रहे हो जी, और लड़का को आपने प्राइवेट जॉब दिखा रखा है जी, तो वो कहाँ से आय बनेगी, कहाँ से बनेगी? तो राजेश जी, आज तो टीम हेलो कुमाऊँ आपके गांव में पहुंची है और आपके गांव का जायज़ा हम ले रहे हैं, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, कैसी सुख सुविधाएं मिल रही हैं और आपके गांव वालों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी या फिर विधायक जी या सांसद जी
पिछले इतने समय से आपके गांव का कभी दौरा हुआ है इस बीच? अब आपने भी ऐसा क्वेश्चन कर दिया है। देखिए, जहाँ तक मैं अपने कार्यकाल की बात कहूँ, जो हमारे अल्मोड़ा संसद से जो हमारे सांसद बैठते हैं जी, अब बुरा जरूर लगेगा उनको, लेकिन मेरे क्षेत्र में तो आज तक वो कभी नहीं आए जी। हाँ, जो अभी वर्तमान में विधायक जी बने हैं, उन्होंने कुछ योजनाओं के लिए पैसा तो दिया है हमारे गांव में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो भी नहीं आए। अच्छा, कुछ योजनाओं में पैसा दिया है उन्होंने, हाँ। विद्यालय में दिया है, मंदिर के लिए जीर्णोद्धारों के लिए दिया है, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप में जो गाँव के बीच में आना जाना होता है वो नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भविष्य में अगर मेरी बात उन तक पहुँच रही है तो मैं राजेश कुमार उनका स्वागत करता हूँ अपने ग्राम सभा जलोड़ी के अंदर। मैं उनका स्वागत करता हूँ, सर आप हमारे गाँव में आइए और हमारे गांव की जो छोटी मोटी समस्या आप लगता है कि मेरे माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे, उनको आप यहाँ के सॉल्व कर जाइए सर। ज़रूर से। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही नज़दीक है और टीम हेलो कुमाऊं अलग अलग गाँव में जाके उनके ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू करवा रही है। साथ ही रूबरू करवा रही है आपको जन समस्याओं से कि पिछले 4 साल 5 साल का कार्यकाल जो यहाँ पर सांसदों का रहा, तो उस दौरान कितने विकास कार्य हमारे गाँव में हुए हैं और कितने विकास कार्य अभी होने बाकी हैं। आप देख रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन को लेकर टीम हेलो कुमाऊं की खास पेशकश गाँव बोलता है।